हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इतिहास का जो हमारा पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद। हम इनसे पहले एक वीडियो आपके लिए बना चुके हैं जिसमें हमने आपके साथ 4 प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 1848 ईस्वी का जो फ्रांसीसी क्रांति था, इनके कारण क्या थे, हम इनको आपके साथ डील करेंगे। इसमें बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखा गया है मेरी बहन के द्वारा, आप इसको देख सकते हैं। और वीडियो ख़त्म होने के बाद अगर आपने अभी तक उत्तर नहीं लिखा है तो आप वीडियो को रोक कर इसको भी पढ़ सकते हैं, इनसे भी आपको समझ में आएगा। चलिए, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि जब भी किसी भी प्रश्न का उत्तर बनाना है तो आपको प्रश्न को 2-3 बार पढ़ना है, आंसर को बाद में पढ़ना है। प्रश्न को 2-3 बार पढ़ना है, पहले प्रश्न को समझना है, प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है और हमें इसका जवाब क्या देना है। फिर जब आंसर हम जब पढ़ेंगे या आंसर जब आपको पढ़ना है तो उस समय सभी को लाइन बाय लाइन रटना नहीं है, आपको की पॉइंट निकालना है किसी भी उत्तर का, ठीक है। चलिए, तो हमारा प्रश्न क्या है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। यानी 1848 ईस्वी में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उसका कारण क्या था, ठीक है। तो चलिए हम इसके उत्तर को देखते हैं। तो 1848 ईस्वी में फ्रांस का राजा कौन था, तो वो लुई फिलिप था। तो यहीं से शुरुआत होती है। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उदारवादी शासक था लेकिन साथ में क्या था, अधिक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए सर्वनिम्न मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। मतलब सर्वनिम्न मध्यम वर्गीय नीति को अपनाया था कि हम मध्यम वर्ग को भी अपने साथ लेकर चलेंगे। तो 1840 ईस्वी में इसने क्या किया, इसने गीजो को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि लुई फिलिप ने प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया था, तो गीजो को नियुक्त किया था, ठीक है। अब गीजो को जो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, ये बहुत ही ज्यादा कट्टर प्रतिक्रियावादी था। मतलब ये लुई फिलिप से भी ज्यादा कट्टर प्रतिक्रियावादी था। और गीजो किसी भी तरह का वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। मतलब गीजो किसी भी प्रकार का नहीं चाह रहा था कि फ्रांस में किसी भी प्रकार का, चाहे वैधानिक तरीके का हो या सामाजिक तरीके का हो या आर्थिक तरीके का सुधार हो। तो लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में कोई अभिरुचि नहीं थी। मतलब अगर आप मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रखते हैं या ऐसे काम के लिए उन्हें आप हायर करते हैं जिनको मतलब उनको उस काम में कोई रुचि नहीं है, तो अगर उन्हें उस काम में रुचि नहीं है तो वो कभी भी आपका 50% भी काम नहीं, 100% तो छोड़िए, वो 50% भी आपको काम करके नहीं देगा क्योंकि उसको रुचि नहीं है। तो लुई फिलिप ने क्या किया था, इन्होंने पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में कोई भी रुचि नहीं थी, जो अल्पमत में भी था। मतलब वहां पे अगर 3 वर्ग में बटे हुए थे, कुटीर, पादरी और मध्यम वर्ग में, तो ये अल्पमत में था। कौन? पूंजीपति वर्ग। लेकिन रुचि नहीं था, इन्हें साथ रखना था तो साथ रख लिए। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम भी नहीं था। किनके पास? पूंजीपति वर्ग के लोगों के पास। और ना ही उसे विदेश नीति में किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। तो उसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में? लुई फिलिप के शासनकाल में देश में भुखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। गीजो कौन था? प्रधानमंत्री था। तो सुधारवादियों ने कब किया? 22 फरवरी 1848 ईस्वी को। कब? 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में। कहां पर? याद रखना है, पेरिस में। अच्छा, पेरिस का जगह याद रखिएगा। पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। और पता है इस भोज का जो आयोजन किया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि यहाँ पर अधिक से अधिक लोग हम एक साथ बैठेंगे और सभी को हमें आगे की रणनीति के बारे में क्या बताना है, जानकारी देना उन्हें, ठीक है। तो जगह जगह पर अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। और 24 फरवरी को लुई फिलिप, 24 फरवरी 1848, यहाँ पे आप डेट भी दे सकते हैं, 24 फरवरी 1848 ईस्वी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग किया और ये इंग्लैंड चला गया, यानी इंग्लैंड भाग गया। तो गणतंत्रवादियों ने
किसको? नेता लामर्टीन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला था और गणतंत्रवाद के प्रति उसकी प्रतिक्रियावादी नीति दमनात्मक कार्यों ने 1848 ईस्वी की क्रांति को जन्म दिया। अगर ये आप यहाँ का लाइन अगर छोड़ भी दीजिएगा तो किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है, बस आपको उत्तर समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में ये कह क्या रहा है, मांग क्या रहा है और हम इसे दे क्या रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम एक वीडियो में एक या दो ही प्रश्न को डिस्कस करेंगे, फिर हम अगली वीडियो जब आएगा तो फिर हम उसका भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं हम लोग। ये भी प्रश्न ठीक ठाक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो प्रश्न है आपके लिए कि इटली जो था, जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इटली और जर्मनी दोनों के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? देखिए, तो इटली तथा जर्मनी की एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रिया और पर्सा ही दो सबसे शक्तिशाली राज्य बोलिए या फिर देश बोलिए ये था। तो ये दोनों देश नहीं चाहता था किसी भी प्रकार का आसपास के किसी भी देश में क्या हो, राष्ट्रीयता की भावना जगे और वो सभी देश संप्रभुत्व हो जाए। तो चूंकि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवादी भावना थी और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था, तो उसने इटली तथा जर्मनी में एकीकरण हेतु होने वाले सभी आंदोलन अथवा प्रयासों को दबाया। अभी हमने पिछले प्रश्न में भी बताया था 1848 ईस्वी की क्रांति वाले में। तो मेटरनिख की दमनकारी नीति की प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवादी का भावना क्या हो गया? बढ़ता गया। आप किसी भी चीज को, सही चीज को जितना दबाइएगा धीरे धीरे वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो ऑस्ट्रिया में मेटरनिख के पतन के बाद, यानी ऑस्ट्रिया जब मेटरनिख जब ऑस्ट्रिया छोड़ के ब्रिटेन जब चला गया, तो इटली और जर्मनी के लोगों ने एकीकरण के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा का समाप्त होते उन्होंने देखा। तो उन्होंने पूरा दोबारा जो है बहुत सारे उत्साह के साथ एकीकरण का प्रयास किया और अंत में उन्हें क्या हुई? सफलता भी हासिल हुई। तो अब देखिए, इस प्रश्न में कहीं भी रटने का बात नहीं है। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? तो आप इसको क्या लिखोगे? इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी और एकीकरण के पीछे राष्ट्रवादी भावना थी और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख जो था वो घोर प्रतिक्रियावादी था और वह कभी भी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी में एकीकरण यानी राष्ट्रवादी भावना जगे। और इसके लिए जब भी भावना जगती थी वहाँ के लोग आंदोलन करते थे, तो वह जबरदस्ती उन भावनाओं को दबा देते थे। तो मेटरनिख की इसी दमनकारी नीति के कारण इटली और जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना और बढ़ता गया और ऑस्ट्रिया में मेटरनिख का जब पतन हुआ, तो उसी पतन के बाद इटली और जर्मनी के लोगों ने देखा कि इनके रास्ते का सबसे बड़ा बाधा जो था वो अब समाप्त हो गया और इन्हीं के बाद इन लोगों ने पुनः यानी दोबारा बड़ी उत्साह के साथ इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास किया और अंत में इन्हें सफलता भी मिली। तो आपको जहाँ पर भी दिक्कत हो, आप वीडियो को रोक कर 2-3 बार पढ़िए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक कर आप लिख भी सकते हैं, लेकिन जब भी आप पढ़िए तो की पॉइंट निकालने का प्रयास कीजिए। हर एक उत्तर में से आप चाहे गैस पेपर से पढ़ रहे हैं या फिर आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं या किताब से भी पढ़ रहे हैं, तो आप की पॉइंट को निकालिएगा तो बिल्कुल आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।